गुजरात में नो रिपीट फॉर्मूला, बीजेपी ने काटे कई एमएलए के टिकट। क्या एमपी में भी लागू होगा गुजरात का फॉर्मूला? गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कई वर्तमान विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। अब इसका असर गुजरात के चुनावों पर क्या पड़ेगा, ये तो जल्द ही सबके सामने होगा। लेकिन बीजेपी के इस नए फॉर्मूले ने एमपी के सियासी गलियारों में भी हलचलें मचा दी हैं। कयास लगने लगे हैं कि क्या एमपी के 2023 के चुनाव में भी बीजेपी यही फॉर्मूला अपनाएगी? क्या गुजरात मॉडल मध्य प्रदेश में लागू होगा? खैर, इसके लिए तो अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन एमपी के 4 कैबिनेट मंत्रियों को गुजरात में 16 सीटों की जिम्मेदारी मिली है और मंत्री नरोत्तम मिश्रा, अरविंद भदौरिया, विश्वास सारंग और इंदर सिंह गुजरात में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। अमित शाह जी, नरेंद्र भाई मोदी, गणित बताता है कि 1 और 1 2 होते हैं, लेकिन गुजरात बताता है कि नहीं 1 पे 11 होते हैं। दोनों नेतृत्व तो आपने ऐसे दिए हैं कि जिन सबके मार्गदर्शन में हम जैसे कार्यकर्ताओं के निर्माण हुए। मुझे लगता है कि पार्टी हाईकमान, जो हमारा संसदीय बोर्ड है, वो जीतने की प्राथमिकता सबसे पहले तय करता है कि कौन उम्मीदवार उस क्षेत्र में सर्वाधिक लोकप्रिय है, गैर विवादित है, वो चुनाव जीत सकता है, पार्टी के आधार को मजबूत कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति का चयन होता है और इस मापदंड में जो चीज़ें आती होंगी वो पूरी होंगी। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई मंचों से उस बात की भी कही है कि हम सब कार्यकर्ताओं को अवसर मिलना चाहिए। इस नाते से हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए कि जो हाईकमान का निर्देश होगा वो सब राज्यों में लागू होगा, उसमें मध्य प्रदेश अछूता नहीं होगा। बीजेपी ने महज टिकट बांटने के फॉर्मूले में बदलाव नहीं किया है, बल्कि पन्ना प्रमुख वाले प्लान में भी बदलाव करते हुए अब पन्ना कमेटी का रूप दिया है, जिसमें 5 सदस्य होंगे और हर एक को कम से कम 3 वोट डलवाने का टारगेट रहेगा। हालांकि एमपी में गुजरात के कितने बदलाव लागू होंगे ये कहना तो मुश्किल है, पर इस पर कांग्रेस जरूर तंज कर रही है। कि चिंता कांग्रेस पार्टी को नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कितने लोगों के टिकट कटे हैं। हम तो हमारा काम कर रहे हैं माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में और सरकार भी बनाएंगे, मगर चिंता भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और मंत्रियों में बढ़नी चाहिए। मध्य प्रदेश के भाग्य में किसकी हाथ की लकीरें मजबूत होंगी, और सबसे अधिक चिंता उन लोगों को हो रही है जो जयचंद और विभीषण बन के हमारी सरकार को गिराकर सिंधिया जी के साथ गए थे। उनका भविष्य क्या होगा? राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो जिन राज्यों में चुनाव है या अगले साल होने हैं, वहां बीजेपी गुजरात मॉडल के अलावा कोई दूसरा फार्मूला भी अपना सकती है। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में नो रिपीट का फार्मूला लागू होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस के पास लिमिटेड चॉइस है। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज का हमारा मुद्दा है नो रिपीट पॉलिटिक्स। जी हां, गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची जारी कर दी। 180 विधानसभा सीटों में से अभी 160 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया, लेकिन कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान विधायकों का टिकट काट दिया। अब इसका असर गुजरात के चुनावों पर कितना पड़ेगा ये तो जल्द जब सामने आएगा, जब रिजल्ट होंगे। लेकिन क्या इसका असर एमपी में भी देखने को मिलेगा? क्योंकि सियासी गलियारे में चर्चा इसी बात पर चल पड़ी और ये पहली बार नहीं है। इसके संकेत भी दिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि परिवारवाद पर हम आगे नहीं बढ़ेंगे या बाकी जो चीज़ें हैं उसमें कुछ अलग तरह से दिखाई देगा। और हर स्टेट की अपनी एक रणनीति होती है बीजेपी की, पर मध्य प्रदेश की रणनीति क्या होगी, इसी पर आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आगे बढ़ें, डाल लेते हैं उन 3 सवालों पर नजर जो आज कार्यक्रम के बीच में रहने वाले। सवाल नंबर 1, क्या बीजेपी एमपी में भी टिकट बंटवारे में गुजरात मॉडल लागू करेगी? सवाल नंबर 2, क्या टिकट को लेकर नो रिपीटेशन का फॉर्मूला जीत की गारंटी है? सवाल नंबर 3, क्या कांग्रेस भी बीजेपी की तर्ज पर टिकट बंटवारे को लेकर कोई फॉर्मूला अपनाएगी? तो ये वो आज के 3 सवाल है जिनके इर्द गिर्द हम रहेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। आशीष अग्रवाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आशीष जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही अब्बास हफीज जी हैं, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग के। अब्बास जी, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी हैं,
युगराज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। युगराज जी, आपसे ही शुरुआत में करना चाहूँगा। आज की यदि हम सूची को देखते हैं तो जो दिखाई दे रहा है, करीब करीब 38 ऐसे विधायक नजर आ रहे हैं जिनके टिकट काटे गए हैं, जिसमें कुछ मंत्री भी नजर आते हैं। क्या ये फार्मूला मध्य प्रदेश की सियासत में भी दिखाई देगा? 2023 की तरफ हम बढ़ेंगे, क्योंकि 2022 के बाद अब 23 की तैयारी है। देखिए, मेरी व्यक्तिगत राय यदि माने तो मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से सत्ता में आना तो कम से कम 50 से 60 विधायकों के टिकट काटने ही पड़ेंगे। अब ये इत्तेफाक की बात है कि गुजरात में वो फार्मूला लागू कर रहे हैं, और गुजरात की परिस्थितियाँ और मध्य प्रदेश की परिस्थितियों में भी ज़मीन आसमान का अंतर है, पॉलिटिकल परिस्थितियों में। क्योंकि गुजरात के चुनाव इस समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बीजेपी के लिए, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी वहाँ से आते हैं और पूरे देश में मोदी के चेहरे के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाता है। और ऐसे में यदि गुजरात में कुछ ऊंच नीच हो जाए तो फिर मतलब सीधा आला कमान की इमेज का सवाल है जी। तो गुजरात की परिस्थितियाँ डिफरेंस है और मध्य प्रदेश की परिस्थितियाँ भिन्न है। एक मायने में और है कि गुजरात में कांग्रेस के अलावा एक आम आदमी पार्टी की भी थोड़ी सी धमक बनी है, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी आम आदमी पार्टी की ऐसी कोई गुंजाइश फिलहाल तो नजर नहीं आ रही। तो मध्य प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां, पॉलिटिकल परिस्थितियां और अन्य परिस्थितियां गुजरात की तुलना में ज़्यादा अलग है। फिर भी गुजरात का फार्मूला लागू हो या ना हो, आप ये पक्का मान के चलना 50 से 60 विधायकों के टिकट यदि नहीं कटे तो फिर पिछली बार जैसा गच्चा बीजेपी खाएगी। चलिए, आपने बड़ी बात कह दी है, खैर ये समझ आएगा। आशीष जी, ये जो फार्मूला है, हालांकि हम देख रहे हैं कि कई ऐसे फार्मूले हैं जिनका जिक्र आपके वरिष्ठ नेता करते रहते हैं। अमित शाह जी भी जब मंच पर होते हैं या बैठकों में होते हैं तो इस तरफ इशारा करते हैं कि हमारा एक ही फार्मूला होता है जो चुनाव जीतेगा, जीतने वाले प्रत्याशी को टिकट देना, युवाओं को ज़्यादा मौका देना, जो अब दिखाई दे रहा वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम गुजरात के फार्मूलों को देखते हैं या हम याद करते हैं पहले दिल्ली के फार्मूले को, जहां सारे बदल डाले थे जब वहां चुनाव हुए, तो क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में इन सभी स्टेट का फार्मूला अपनाया जाएगा या कुछ अलग होगा? क्योंकि ये बात सच है कि यहाँ की फिजा थोड़ी सी अलग है, यहाँ की सियासत अलग है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी आज धड़कनें जरूर बड़ी होगी यदि 38 लोगों के टिकट कटे हैं तो। जी देखिए मनोज जी, मध्य प्रदेश में क्या होगा या नहीं, ये तो पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड सामूहिक नेतृत्व के साथ बैठकर तय करेगा। पर इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के निर्णयों में एक रूपता होती है, और वो एक रूपता अगर गुजरात में है कि युवाओं को टिकट देना है, नए कार्यकर्ताओं को भी का हाथ बटाने के लिए शामिल करना है, पुराने अनुभवी कार्यकर्ताओं को और जी की तरफ ही ले जाना चाहिए। वैसे टिकट देते में सिर्फ एक ही चीज चलती है, जैसा आपने कहा कि विनेबिलिटी। पर विषय ये है कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही वो संगठन है जहां पर इस तरह के नवाचार किए जा सकते हो। नहीं तो जो पार्टियां परिवारवादी हैं जैसे कांग्रेस या अन्य दल, तो वहां तो सिर्फ पिता से पुत्र पर या मां से पुत्री पर ही हस्तांतरित होती है सत्ता, और वहां पर तो काटने या चलाने का कोई सवाल ही नहीं है। और बड़े ही हास्यास्पद होता है कांग्रेस जैसे दलों में जब वो सिर्फ अपने अंदर के लोकतंत्र को दिखाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते हैं, पर जय जयकार अभी भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी की होती है। आज भी किसी भी कांग्रेस के मंच पे मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो नाम है वो चौथे नंबर पर लिया जाता है, और अभी भी तीनों गांधी परिवार के जो वंशज हैं वो उनसे आगे रहते हैं। तो ये जो जितने भी नवाचार हैं, जो सकारात्मकता है, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में दिखती है। भारतीय जनता पार्टी जब टिकट देती है तो विनेबिलिटी एक फैक्टर होता है, और साफ सुथरे चेहरे जो जनता की आवाज को विधानसभा और लोकसभाओं में बड़ी तेजी से उठा सके, इन पर विचार करते हुए हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है और इस बार भी करेगा। बिल्कुल। और गुजरात के चुनाव कांग्रेस के लिए कितने महत्वपूर्ण है ये इस बात से भी समझ आ रहा है, क्योंकि वहां पर आप पार्टी की चर्चा भी बड़ी तेजी से हुई है। मध्य प्रदेश में जैसा योगीराज जी ने कहा कि ये सब दिखाई नहीं देता है। अब्बास जी, मैं बात कांग्रेस की भी करता हूं, तो क्या कांग्रेस भी इसी तरह के फार्मूलों पर आगे बढ़ रही? क्योंकि आपने भी बहुत सारी चीज़ें मध्य प्रदेश के पिछले चुनाव में भी हमने देखा और बाकी अन्य चुनाव में देखा, कई तरह के प्रयोग आपने भी किए। लेकिन आशीष जी कह रहे थे कि एक प्रयोग नहीं हो पाता है कि परिवारवाद से हट जाए।
देखिए, मुझे लगता है कि आशीष जी को अब ये बात समझनी चाहिए कि ये हास्यास्पद हो गया है जब वो लोग बोलते हैं। उनके बड़े नेताओं ने परिवारवाद की बात करनी छोड़ दी है, जिनके पुत्र जो हैं अब राजनीति में आ गए हैं। ये उस पार्टी से आते हैं जिसमें राजनाथ सिंह जी के 2 बेटे एक साथ विधानसभा लड़ते हैं और विधायक बनते हैं। तो ये, और जहाँ पिता सांसद हैं ही, मंत्री भी हैं, एक परिवार ने बहुत कुछ दे दिया। अमित शाह जी के बेटे बिना किसी काबिलियत के बीसीसीआई के सचिव बनते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको गिनाया जा सकता है। बहुत सारा एक सूची है, अनुराग सिंह ठाकुर, वसुंधरा जी का परिवार हो। लेकिन हम मध्य प्रदेश के संदर्भ की अगर बात करें तो इन्होंने कहा कि वंशवाद के ऊपर हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। क्या इन्होंने पिछली बार वंशवाद के चलते टिकट काटने के अंदर असफलता देखी थी? क्या ये विश्वास सारंग जी का टिकट काट पाए थे? क्या ये जो संजय पाठक जी हैं उनका टिकट काट पाए थे? क्या ये, चलिए ये जीते हुए हो गए, तो क्या ये दीपक जोशी जी का टिकट काट पाए थे? तो इस तरह के बहुत सारे नाम है। सुरेंद्र पटवा साहब के ऊपर केसेस भी थे, उसके बावजूद भी वो टिकट नहीं काट पाए थे। ये तो ये सारी की सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी नहीं बताए। हम और भी बता सकते हैं, इसमें आगे नाम और भी जोड़ सकते हैं, लेकिन शायद समझने के लिए काफ़ी हो गई है। ये बात कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की। अमित शाह जी का क्यों नाम लिया जाता है इनके मंच से? अमित शाह जी की तस्वीर क्यों अध्यक्ष के साथ लगाई जाती है? जहाँ अमित शाह जी तो मंत्री हैं, जैसे राजनाथ सिंह जी मंत्री हैं, जैसे दूसरे लोग गडकरी जी मंत्री हैं, वैसे अमित शाह जी मंत्री हैं। पर जब से अमित शाह जी अध्यक्ष पद से हटे हैं तो किसी की हिम्मत नहीं है कि अमित शाह जी की तस्वीर को हटा दिया जाए और उनके नाम को हटा दिया जाए। तो मुझे लगता है भाजपा अब इन मुद्दों के ऊपर बात करना छोड़ दे और असली मुद्दों के ऊपर आ जाए कि टिकट किसके कटेंगे, किसके नहीं कटेंगे। इनका पार्टी का आंतरिक मामला है, इससे हमें कोई दो राय नहीं है, हमारा कोई विषय नहीं है। गुजरात में जैसे सिटिंग मिनिस्टर्स के भी टिकट काटे गए हैं, तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर अगर बीजेपी को जमानतें बचानी है अपने नेताओं की, तो इनको पूरे कैबिनेट के टिकट काटने का दम दिखाना पड़ेगा, जो ये काट नहीं सकते हैं। कैबिनेट मंत्रियों से उनके क्षेत्र के लोग नाराज हैं, पूरे प्रदेश के तो हैं, लेकिन फर्क पड़ेगा। तो क्या कांग्रेस भी दम दिखाने की तैयारी में है इस बार? कांग्रेस पार्टी तो जो चेहरे लेकर आएगी वो चेहरे होंगे और जनता के अंदर जिनकी स्वीकृति है। और अकाउंटेबिलिटी की अगर बात की जाए तो ये लोग सरकार में से जा रहे हैं, इनकी अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और हम सरकार के अंदर अल्प समय में 15 महीने रहे, जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे काम किए जिसको लेकर जनता खुश है और जनता इंतजार में है दोबारा देने के मौका हमको। विषय हमारे इधर न गुटबाजी का है, न हमारे सिंधिया समर्थकों की फौज है, न हमारे यहाँ पे नाराज भाजपाइयों की जैसी फौज है। तो हमारे इधर एकमात्र लक्ष्य है माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाना, और हर एक व्यक्ति उसमें लगा हुआ है। यहाँ पर भीड़ जिनके पास आ गई है, जिन्होंने समायोजित किया है दूसरी पार्टी से ले के लोगों को, इनके पास बहुत बड़ा टेंशन है। मैं तो चाहता हूँ कि आशीष जैसे युवाओं को ग्वालियर में अभी एक लंबी फहरिस्त हुई है, कुछ लोग ज्वाइन किए हैं कांग्रेस का भी चुनाव। देखिए ये सत्ता लाने के लिए साथ में डीलिंग के साथ ज्वाइन करने की बात अलग होती है। हमारे यहाँ पर वो भाजपा से तकलीफ के अंदर होकर आए, उनसे कोई टिकट की सेटलमेंट नहीं, इनके साथ था एडजस्टमेंट किया इन्होंने उपचुनाव के अंदर, अपने लोगों के टिकट काट के, दीपक जोशी जी के टिकट काट के, मनोज चौधरी जी को टिकट दिया हाट पिपलिया से, ऐसे प्रद्युमन सिंह तोमर जी को टिकट दिया, अनुराग पवैया जी के टिकट को काट के। ये अब क्या होगा, ये मैं समझूंगा उसको। योगीराज जी, मध्य प्रदेश की जो राजनीति जिसका आप जिक्र कर रहे थे, मध्य प्रदेश की राजनीति वो है जहां कुशवाहा ठाकरे जैसे लोग हुए और कहते हैं कि सबसे एक अलग तरह का संगठन मध्य प्रदेश का है, जिसका जिक्र हमेशा भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग मंचों पर होते रहते हैं। और टिकट काटने की बारी भी आएगी तो फिर वही सब चीज़ें दिखाई देंगी, क्योंकि यहाँ जो लोग जुड़े हैं वो अलग तरह से जुड़े। हालांकि ये भी सच है कि मध्य प्रदेश के कई सारे मंत्रियों को मौका गुजरात में प्रचार का मिला है, 100 से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचे हैं, 4 मिनिस्टर दिखाई दे रहे थे, कहा जा रहा है कि आने वाले 1 आध 2-4 दिन में और 4-5 मिनिस्टर जाने वाले हैं। तो क्या ये माना जाए कि वहाँ के रिजल्ट के बाद वहाँ जो भी होगा, जो लोग जिन लोगों को काम का मौका मिलेगा, उसका असर भी यहाँ चुनाव में दिखाई देगा? नहीं, डेफिनेटि एक साइकोलॉजिकल असर पड़ता है। जैसा कि मैंने हालांकि पहले जिक्र किया है कि परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न है वहाँ की और यहाँ की, लेकिन एक एडवांटेज मिलता है यदि आप वहाँ से हिमाचल प्रदेश और गुजरात में यदि आप विनिंग होते हैं आप, तो पूरे देश में एक मैसेज जाता है। चूँकि मैंने कहा है कि प्रधानमंत्री का गृह राज्य है वो, तो पूरे देश की बीजेपी पर उसका असर होगा। और जितने लोग वहाँ जा रहे हैं उनको क्या प्लान वहाँ चल रहा है, क्योंकि गुजरात में इस बार बहुत माइक्रो लेवल पर पार्टी ने मशक्क़त की है। क्योंकि मैंने जिक्र किया है कि अभी तक वह 2 पार्टीज था, लेकिन वह 3rd पार्टी बीच में एंट्री हुई है। एक तो ये, दूसरा क्या है कि लंबे समय से बीजेपी वहाँ सरकार में है, और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि पिछले बार भाजपा बहुत कम अंतराल से वहाँ सत्ता बना पाई थी अपनी, बिल्कुल सही बोल रहे। तो इसलिए वहाँ चुनौतियाँ वहाँ ज़्यादा हैं और वहाँ बहुत माइक्रो लेवल पर काम पार्टी ने किया है। अब वो माइक्रो लेवल पर काम क्या किया, जैसे पन्ना प्रमुखों का आप जिक्र कर रहे थे, उस लेवल पर भी टारगेट फिक्स किए गए। तो यदि वो फार्मूला वहाँ एक तो इम्प्लीमेंट हो और फिर वो उस पर मोहर लग जाए जनता की,
तो डेफिनेटली वो मध्य प्रदेश में लागू करने में उनको क्या दिक्कत है। नहीं, लेकिन एक सवाल ये भी है कि अमित शाह जी हो या मोदी साहब गुजरात से ही आते हैं और इस समय कहा जाता है कि 2 लोगों की बड़ी बात है, हालांकि पार्लियामेंट कमेटी तमाम तरह की चीज़ें दिखाई देती है, पर ये भी एक ये है कि यदि वो गुजरात में इस तरह के निर्णय ले रहे हैं, गुजरात में 38 लोगों के टिकट काट दिए जाते हैं 182 में से, अभी 20-22 और टिकट आना बाकी, हो सकता है कि उसमें और कुछ नए चेहरे भी दिखाई देंगे, तो फिर मैसेज एक दूसरी स्टेट की तरफ भी है कि हमने अपने स्टेट में यदि काटने का प्रयास किया है तो बाकी स्टेट भी समझ जाए। नहीं, बिल्कुल सही बात है और समझना पड़ेगा यदि आपको, क्योंकि आपको विधायकों को नहीं देखना, आपको पार्टी को देखना है। जो पार्टी आलाकमान है जो पार्टी को लेकर चलता है कि पार्टी में कौन कौन ऐसे लोग हैं जो जीत सकते हैं, भले ही वर्तमान कई लोगों को टिकट काटना पड़े। ये बात सही है कि जब लंबे समय से आप सत्ता में होते हो तो एंटी इनकम्बेंसी का एक फैक्टर रहता ही रहता है। कई मंत्री टारगेट, हमने पिछली बार 2018 के जो चुनाव हुए थे, बीजेपी ने यदि 2-4-5 और मंत्रियों को टिकट काट दिए हुए थे, जिनमें तो शायद स्थितियां कुछ और होती। बिल्कुल, आशीष जी के पास यही सवाल। आशीष जी, पिछली दफा भी ये सवाल सामने आया था कि कुछ ऐसे लोग थे जिनकी चर्चा बहुत चली थी कि यदि इनको हटा दिया होता तो शायद सत्ता की तरफ आप होते। बहुत कम अंतर ऐसा दिखाई दिया था, हालांकि वोटा परसेंटेज जिसका आप जिक्र करते कि आप लोग का ज़्यादा रहा, पर वही चीज़ें यहाँ एक तरह का चुनौती भी होगी कि टिकट काटे कैसे जाए। यदि गुजरात में निर्णय ले लिया जहां 2 वरिष्ठ नेता आपके आते हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, उसके बाद और आसान हो जाता मध्य प्रदेश के लिए। देखिए, परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी में कितना स्मूथ होता है वो इस बात से ही अंदाजा लगा लिया जाता है कि गुजरात में मुख्यमंत्री बदलते हैं और उनकी पूरी कैबिनेट बदल जाती है और चूं तक नहीं होती। और वही कांग्रेस में अगर चर्चा भी हो जाती है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे व्यक्ति, यही महत्वपूर्ण बात जो आप कह रहे हैं गुजरात और मध्य प्रदेश। राजस्थान आज तक तो कांग्रेस सुलझा नहीं पाई, राजस्थान आज तक तो सुलझा नहीं पाई। दूसरा विषय, अभी आपने कांग्रेसी प्रवक्ता से गुजरात के विषय में पूछा तो बहुत साफगोई से वो बच गए, क्योंकि वो जानते हैं कि शहजादे के खाते में एक और शून्य ये गुजरात विधानसभा चुनाव जोड़ने वाला है। जो भारतीय जनता पार्टी गुजरात में कर सकती है वो पूरा मादा है किसी भी प्रदेश में कर सकती है। लेकिन मेरे मित्र ये बताएं कि जब इनकी टिकट आएगी तो क्या ये गारंटी ले सकते हैं कि उसमें किसी नेता पुत्र या पुत्री को टिकट नहीं मिलेगा? क्या ये बताएंगे उसमें से कितने प्रतिशत इनके सिटिंग विधायकों का टिकट कटेगा? ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जानते हैं कि कांग्रेस में निर्णय इस तरह से होते नहीं है, वो तो सिर्फ परिवारवादी पद्धति से होते हैं। अब बात आती है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में इन्होंने कहा कि अकाउंटेबिलिटी हमारी तरफ है। बिल्कुल, सत्ता मध्य प्रदेश की जनता ने उपचुनावों में हमें सौंपी और पूरी शिद्दत से हम उस अकाउंटेबिलिटी को निभा रहे हैं और पूरे गाजे बाजे के साथ अब्बास भाई उस रिपोर्ट कार्ड को लेकर जाएंगे। 15 महीने की सरकार का मैंडेट तो जनता ने कई बार दिया। 28 उपचुनावों में आप 2/3 सीटें हारे, उसके बाद जितने भी उपचुनाव हुए दमोह छोड़ के आप बुरी तरह परास्त हुए। उसका कारण यह है कि 15 महीने की अलोकप्रियता आपके लिए बैगेज बन चुकी है। दूसरी बात, आपने कहा सब एकजुट है। अरे कमलनाथ कहीं जाते हैं तो दिग्विजय सिंह नहीं दिखते हैं, उनके पुत्र नहीं दिखते हैं तो मिर्ची बाबा। अगर आप मिर्ची बाबा के सहारे अब मध्य प्रदेश की नैया पार करना चाहते हैं तो मेरी शुभकामनाएं। लेकिन मेरा सवाल आप के लिए सर, मेरा सवाल ये भी था कि पिछली दफा जो हुआ उसमें ये बार बार कई तरह के आपके सर्वे भी आ रहे थे कि ये लोग यदि इनको टिकट काट दिया जाता तो स्थितियां कुछ और होती और वो हारे भी, जिसके कारण आप सत्ता तक नहीं पहुंचे। तो क्या कड़े निर्णय मध्य प्रदेश में होंगे जैसे संकेत दिखाई दे रहे? देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी कड़े और सटीक निर्णयों के लिए जानी जाती है, तो ये तो होगा ही। क्या होगा ये पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। पर अगर आप 2018 की बात करें तो मत प्रतिशत हमारा ज्यादा था, वो मैंने बताया। सीटों पे समीक्षा हमने की जहां पर हमें लगता है कि हम बेहतर कर सकते थे, पर कांग्रेसियों ने जो भ्रम का वातावरण बुना था, जो एक ऐसे वादे लाए थे किसान कर्ज माफी का, चंबल क्षेत्र में जो उन्होंने भाई को भाई से लड़ाने के लिए जातिगत इन्होंने लड़ाई छिड़ी, उसका ये परिणाम कितने दिन है? 15 महीने नहीं टिक पाई। आशीष जी, मैं जवाब ले लेता हूँ समय। देखिए, सबसे पहले मैं सिर्फ आरोपों पर जवाब दे देता हूँ, बहुत सारी बातें कर दी। ये मुझसे सवाल पूछ रहे थे आशीष जी इतने विद्वान होने के बावजूद भी कि मैं बता सकता हूँ कि कितने टिकट कटेंगे। तो क्या ये बता सकते हैं कि इनकी पार्टी में कितने टिकट कटेंगे, कितने टिकट को काटा जाएगा? ये बता दें कम से कम। कहें ये भी योगी राज जी की तरह कि आपकी हमारी पार्टी के अंदर 60 टिकट विधायकों को कटने वाले हैं, तो मान जाऊंगा कि हाँ भाई आपकी पार्टी के अंदर बहुत अच्छे दम के साथ काम हो रहा है। दूसरी बात ये, हटा देंगे, अगर ये टिकट काट देंगे तो हिमाचल की तरह हाल होगा
कि 68 सीटों की विधानसभा है, 10 दिग्गज नेता बीजेपी के चुनावी मैदान में बगावत के ऊपर उतारू हैं, और भी हैं, लेकिन दिग्गज जो पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद कृपाल परमार जी को मोदी जी को फोन करना पड़ गया, और वो भी असंवैधानिक काम करवाने के लिए कि आप चुनाव में पर्चा वापस ले लीजिए, आप चुनाव मत लड़िए, जबकि पर्चा वापसी की डेट खत्म हो चुकी है 2 दिन पहले। उसके बावजूद भी वो ताल ठोक रहे हैं क्योंकि वो चुनाव के मैदान के अंदर हैं। यही हाल यहां पर भी इनका हो जाएगा। इन्होंने कहा कि राजस्थान का मैटर को हम नहीं सुलझा पाए। अरे क्या आपने सुलझा लिया वसुंधरा जी की नाराजगी को? ये तक कयास लगाए जाते हैं कि वसुंधरा जी शायद पार्टी को छोड़ के आम आदमी पार्टी में चले जाएं। अगर ऐसी हालत रही तो वो सीधे सीधे मीटिंग्स का बहिष्कार कर रही हैं, आपकी जितनी मीटिंग्स हो रही हैं वहां पर सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। तो ये बहुत बड़ा विषय आपके साथ है जिसको आप कभी एड्रेस नहीं करते। लेकिन आप क्या करेंगे मध्य प्रदेश के अंदर हमारे लिए खुला मैदान है। हमारे लिए माननीय कमलनाथ जी ने बहुत सारी सीट्स के ऊपर डिसीजन अपना ले जा चुके हैं वो, और बहुत सारे लोग अपने आप काम करने लगे हैं। हमारे यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, जनता हमसे नाराज नहीं है, जनता हमारे साथ है। जनता उन पूरे वादों का हिसाब किताब जो हर 6 महीने में उसको मिलता था उसको दोबारा पूरा करने के लिए, हमें आशीर्वाद देने के लिए खड़ी है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर बदहाली चल रही है और मंत्री गुजरात में लगे हुए हैं। आज मध्य प्रदेश के अंदर जो है आर्थिक हालात से परेशानी चल रही है, लेकिन मंत्रियों को हिमाचल भेजा जाएगा। तो ये हालात नहीं, आपके नेता भी यात्रा में लगे, राहुल गांधी की यात्रा में लगे, सरकार में है, उनको लग रहा है हम सरकार में है। हमारी जिम्मेदारी का इस वक्त क्या आर्थिक हालात को सुधारना है? प्रदेश के खजाने हमारे पास हैं क्या? आज क्या कहा गोपाल भार्गव जी ने कि हमारे पास पैसा नहीं है, कल कह रहे थे भूपेंद्र सिंह जी कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन हैं। तो किस तरह से काम करेंगे? 14 करोड़ रुपए का बिजली का बिल बकाया नगर निगम भोपाल पे, आखिरी बात। और पूरी सड़कें जो हैं आधी ज्यादा जो है अंधेरे के अंदर डूबी हुई हैं। और जब भाजपा के परिषद दल की बैठक होती है तो उसके अंदर 2.5 लाख खाना खा जाते हैं। ये हालत है इनकी। आशीष जी 2.5 लाख खाना खा लिया। आशीष जी 30 सेकंड में कुछ कह दीजिए, समय नहीं जी। पार्टी के नहीं हुआ जो लगभग पिछले 50 सालों से कांग्रेस का झंडा थामे हुए थे, उनको क्यों छोड़ना पड़ा? क्यों पिछले 5 साल में 1.5 दर्जन से अधिक कांग्रेस के गुजरात में विधायक छोड़ के जा चुके हैं? अरे ये अपने गमों को, अपने दर्दों को छुपाकर, तो भाई हम ईडी को कैसे रोक दें? हम सीबीआई को कैसे रोक दें? हम फर्जी केसेस को कैसे रोक दें? हम सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग कैसे रोक दें? संजय राउत जी 102 दिन जेल में जाते हैं और जेल के अंदर जाने के बाद अदालत कहती है कोई तथ्य ही नहीं है आपके पास ईडी महोदय। तो इस तरह से अगर आप जेलों में डालेंगे तो मजबूर हो जाएंगे लोग छोड़ने के लिए। चौबे जी के ऊपर, चौबे जी के ऊपर आपने सारे केसेस लगा दिए मुकदमे, फिर उनको पार्टी में ले लिया आपने। को बचाएंगे। चलिए सर, आप पहले अमित शाह जी की शहजादी को बचा लीजिएगा। चलिए, कौन शहजादा और कौन क्या होगा ये नजर आएगा 2023 में। लेकिन अभी गुजरात के चुनाव चल रहे हैं तो नजरें तमाम लोगों की गुजरात पर टिकी। पर पहली सूची आने के बाद ही सवाल उठना खड़े हो गए हैं, और दूसरा वो व्यक्ति भी सोचना शुरू कर दिया जिनको ऊपर तलवार लटकी हुई है। आप सभी वालों को बहुत धन्यवाद। अब्बास जी आप मेरे साथ जुड़े, आशीष जी और साथ ही योगीराज योगेश जी। लेकिन आगामी चुनाव में मध्य प्रदेश की तस्वीर क्या होगी, खासकर भारतीय जनता पार्टी के भीतर? क्या जिस तरह की कैची गुजरात में चली है वो यहाँ भी दिखाई देगी? 2018 के परिणाम ने इस तरफ इशारा भी किया था। चीजें बदल गई, सत्ता की वापसी हुई है, लेकिन सत्ता की वापसी में नए लोग भी जुड़ गए। तो हमें लगता है 23 में चुनौती और बड़ी होने वाली। होगा क्या? नजर इस पर रहेगी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।